2023 हिमाचल जुडिशरी में 8 में से 4 बच्चों की सिलेक्शन हुई। 2025 में आपके 18 में से 12 बच्चों की सिलेक्शन हुई। 2026 में आपके 16 में से 11 बच्चों की सिलेक्शन हुई। ये जो कंसिस्टेंटली आप इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, इसका जो एक सीक्रेट क्या है सर? सबसे पहला सीक्रेट तो मैं यही मानता हूँ कि आपका हार्डवर्क बहुत, क्योंकि मेंटरशिप इज नॉट ओनली कि आपने सिर्फ बच्चे को बता दी, बच्चे की उंगली पकड़ा के उसको स्टार्ट करने से लेके एंडिंग पॉइंट तक लेके जाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। आपके स्टूडेंट्स के रैंक्स टॉप 7 में भी आए हैं, तो जब बच्चे बताते हैं कि सर हमारा फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपकी फीलिंग कैसे रही? इट इज मोर अ सेंस ऑफ प्राइड वी कैन से, ठीक है, एंड प्राउड। जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप रैंक्स निकाल पा रहे हैं, तो वो एक अपने आप में हमें एक स्ट्रेंथ देता है कि हम इस काम को और आगे बढ़ें। तो विशाल ठाकुर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वो बच्चा पहले यूपी में सिलेक्शन लेने के बाद वो उत्तराखंड में रैंक 1 निकालने के बाद वो हिमाचल अपनी स्टेट वापस आया रैंक 2 के साथ। और जब विश्वास आप मुझे लगता है गुरु पे कर लें, तो फिर चीजें जो है वो मुश्किल नहीं होता। देखिए, दुख मनाने से ना बहुत लंबे समय तक कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये दुख मना के बैठ जाएं कि जी मेरा पेपर नहीं हुआ है, तौबा मचा दें आप, है ना, और रोना शुरू कर दें, तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। तो अगर आपका इस बार नहीं हुआ, तो आप बस एक चीज सोचिए कि शायद मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी है, मैं अगली बार इसको ओवरकम करके अगली बार जरूर पहुंचूंगा। सिर्फ 35 के एज में 70+ जुडिशियल ऑफिसर्स बनाना और प्रोसिक्यूटर्स बनाना, ये एक अचीवमेंट है, ये एक मूवमेंट है। हिमाचल जुडिशरी हो या एडीए के एग्जाम्स, हर बार एक हिस्टोरिकल रिजल्ट्स देना। एडीए 2026 में 16 में से 11 सिलेक्शंस, ये एक अचीवमेंट है और मेंटरशिप का प्रूफ है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो कि एक एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन, एक मेंटर हैं बाय पैशन और एक एजुकेटर हैं बाय मिशन। A+ लॉ अकेडमी धर्मशाला के फाउंडर एडवोकेट अरुण भार्गव जी, सर स्वागत है आपका। थैंक यू श्रुति, आज न्यूज रडार के माध्यम से आपने इस पॉडकास्ट में आने का अवसर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जहां पर आपने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ा और साथ में आपने ये एकेडमी स्टार्ट करने का सोचा? श्रुति, हम लोगों ने A+ लॉ अकेडमी 2017 में हम लोगों ने शुरू की थी, और ब्रॉडरली इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था वो मैं आपको अगर बताऊं, तो जिस समय में हम लोग प्रिपरेशंस किया करते थे, मैं अगर 2014-15 की अगर बात बताऊं, तो हिमाचल में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं था जहां पे जुडिशरी या लॉ से रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाए। जितने भी कैंडिडेट्स जो हमारी तरह या आज के समय में जितने भी एस्पिरेंट्स हुआ करते हैं, वो लगभग चंडीगढ़ या दिल्ली से अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। तो उसी मिशन के साथ हमने ये सोचा कि वी शुड डू समथिंग फॉर हिमाचल, और 2017 में फिर अगस्त में हमने अपना सेंटर जो है वो ओपन किया, और लगातार 2017 से लेके आज 2026 हो चुका है, और लगातार हम इस काम में बने हुए हैं, और रिजल्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली A+ लॉ अकेडमी की तरफ जो छात्र है वो निकाल ही रहे। सर तो जैसे आपकी एज अभी 35 ही है, स्टिल आपने 70+ इतने ऑफिसर्स आप बना चुके हैं, ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल सबसे पहले तो मैं प्रभु कृपा इसमें समझता हूँ, जो भगवान की कृपा है। दूसरा, सबसे ज्यादा बच्चों की मेहनत, और जो एक हमारी कमिटमेंट है बच्चों के प्रति कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो अपने इस जो एक गोल है किसी भी बच्चे का, जज बनने का, एडीए बनने का, लॉ ऑफिसर बनने का, वो गोल कैसे अचीव करे। तो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है बच्चों को दिक्कत आती थी वो होती थी राइट गाइडेंस। जनरली बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा सेल्फ स्टडी से एग्जाम्स नहीं निकलते, निकल जाते हैं, लेकिन इट इज यूजुअली टाइम टेकिंग। तो अगर गाइडेंस सही आपकी हो जाए, आपको पैटर्न सही पता लग जाए, तो डेफिनेटली आपका जो रास्ता है वो थोड़ा और आसान हो जाता है। सर जैसे हमने देखा है कि जब भी आप स्टार्टिंग में कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, आपने एकेडमी स्टार्ट की, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, तो ऐसे कौन से स्ट्रगल्स हैं जो आपने फेस किए? डेफिनेटली जब हम कोई भी व्यक्ति कोई भी नया प्रोफेशन शुरू करेगा, तो सबसे पहले लोगों का विश्वास जीतना एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। और हमने भी जब स्टार्टिंग में हमारा जब A+ लॉ अकेडमी हमने शुरू किया था, तो हम लोगों को भी यही समस्याएं आती थी, बच्चे कम होते थे, एक एक बच्चे के लिए हम एक एक साल बैठते थे। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चों के रिजल्ट्स आना शुरू हुए, विश्वास लोगों में बनाया, और बच्चों को जो भी उनके गोल्स थे वो जब बच्चे अचीव करना शुरू हो गए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब जो चीजें हैं वो काफी सॉर्टेड मुझे लगता है कि हो चुकी हैं।
सर 2023 हिमाचल जुडिशरी में 8 में से 4 बच्चों की सिलेक्शन हुई। 2025 में आपके 18 में से 12 बच्चों की सिलेक्शन हुई। एडीए रिसेंटली 2026 में आपके 16 में से 11 बच्चों की सिलेक्शन हुई। ये जो कंसिस्टेंटली आप इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, इसका जो एक सीक्रेट क्या है सर? सबसे पहला सीक्रेट तो मैं यही मानता हूँ कि आपका हार्डवर्क बहुत, क्योंकि मेंटरशिप इज नॉट ओनली कि आपने सिर्फ बच्चे को बता दिया, बच्चे की उंगली पकड़ा के उसको स्टार्ट करने से लेके एंडिंग पॉइंट तक लेके जाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। और उसके लिए जो लगातार एफर्ट्स डालना है, लगातार मतलब हम दिन में 12 से 14 घंटे हम लोग काम करते हैं और लगातार बच्चों के टेस्ट पेपर्स देखना, इवैल्यूएशंस करना, तो वो सारी चीजें जब हम ऐसा समझते हैं कि एग्जाम हमारा अपना, तो उसी पैटर्न पे हम लोग फॉलो करते हैं। और जो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स मीटअप करनी जरूरी है, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स है वो मीटअप करवाना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एडमिशन करवा लेने से मुझे नहीं लगता कि हम अपनी जॉब को जस्टिफाई करते हैं। तो वो एडमिशन करवाने के साथ बच्चे को एंड तक लेके जाना, और अगर भाग्य में लिखा है, अगर उसके बच्चे ने मेहनत की है, तो डेफिनेटली सक्सेस जो है वो बच्चे को मिलती है। तो यही एक चीज है जो मुझे लगता है कि हमें लगातार ए प्लस लॉ अकेडमी बैक टू बैक बहुत ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट्स जो है वो निकाल पा रही सर इसके बाद की जैसे आपके स्टूडेंट्स के रैंक्स टॉप 7 में भी आए हैं, है। तो जब बच्चे बताते हैं कि सर हमारा फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपकी फीलिंग कैसी रहती है? हाँ, इट इज मोर अ सेंस ऑफ प्राइड वी कैन से, ठीक है, एंड प्राउड कि हम जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप रैंक्स निकाल पा रहे हैं, तो वो एक अपने आप में हमें एक स्ट्रेंथ देता है कि हम इस काम को और आगे बढ़ाएं। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स जो बहुत ज्यादा कमिटेड हैं अपने गोल को लेके, उनके गोल्स की कमिटमेंट को पूरा करवाने में हमारा जो भी योगदान है वो हम पूरा करें। तो वही चीज है जो बैक टू बैक, जैसे आपने कहा कि टॉप 10 में 7 to 8 रैंक्स हमने इस बार एडीए में भी निकाले, जुडिशरी में भी निकाले, तो वो इसी चीज से मुझे लगता है कि हम लोग ड्राइव करते हैं। तो सर मार्केट में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टिल ए प्लस लॉ अकेडमी का जो रिजल्ट है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, जो अभी तक आपने जैसे बताया भी पहले कि रैंक 1 आपने पूरे इंडिया में स्कोर किया। तो ये जो आपका रिकॉर्ड बन रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि देखिए कोचिंग जैसे आपने कहा बहुत आजकल हैं, ठीक है, लेकिन मैं किसी के ऊपर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बात सिर्फ एक ही होती है कि जो भी आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करे, और रिजल्ट्स जो है वो अपने आप बोलते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ बोलने की आवश्यकता है। लेकिन आपको सबसे पहले एक राइट मेंटर की को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कौन सही तरीके से गाइड कर सकता है, कौन सही आपकी मेंटरशिप प्रोवाइड करे। क्योंकि बहुत बार ऐसे भी चीजें हम देखते हैं कि बच्चे बहुत जगह एडमिशंस ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या बाद में जो है जो कोचिंग्स है वो उनको सही से सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। तो वो चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे को एक ज्यादा सेटबैक लगता है। और क्योंकि बेसिकली कोचिंग फ्री तो नहीं है, पैसा लगता है, और पैसा परिवार का है, ठीक है। तो किसी के भी पेरेंट्स का जब हम कोई भी 1 रुपया भी ले रहे हैं, तो हमें उसके प्रति उत्तरदायी जो है वो हम रहते हैं। और मुझे ये लगता है कि उसी एक चीज को हम ये समझते हैं कि हमें पूरा करना है, एंड उसी तरीके से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। किसी और कोचिंग के ऊपर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं बस एक ही चीज कहता हूँ कि जो भी आप काम करें उसका रिजल्ट जो है वो आपका पहले बात कर लेता है। सर तो जैसे हर एक स्टेट का डिफरेंट पैटर्न होता है, हर एक एग्जाम की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। स्टिल हिमाचल के अलावा आपके स्टूडेंट्स ने छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, एमपी, यूपी जैसे स्टेट्स में भी अपने जो सिलेक्शंस की हैं, तो इसका जो रीजन है वो क्या है? देखिए, होता क्या है कि जैसे हमारे जुडिशरी के एग्जाम्स में खासकर अप्रोक्सीमेटली जितनी भी हमारी नॉर्थ की स्टेट्स हैं, तो लगभग 80 to 90% सिलेबस कॉमन हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो हिमाचल और हरियाणा और राजस्थान, तो इनका पैटर्न लगभग सिमिलर पैटर्न पे रहेगा। पंजाब में जितने भी बच्चे पंजाब पे एग्जाम देते हैं, तो पंजाबी अगर उनको आती है तो और इसी प्रिपरेशन से वो पंजाब पे एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उत्तराखंड में कुछ डेफिनेटली कुछ चीजें अलग आती हैं, जैसे जीके है वो उत्तराखंड में अलग आता है, यूपी में जीके और इंग्लिश अलग आता है, दिल्ली में जीके और इंग्लिश के पेपर अलग होते हैं। लेकिन मोर ओवर 80% तो कॉमन। अब जो माइनर सब्जेक्ट्स हमारे हैं, तो हर स्टेट के कुछ ना कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हिमाचल में हमारे कुछ लोकल लॉ पूछे जाएंगे, हरियाणा में हरियाणा के लोकल लॉ पूछे जाएंगे, और वो बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होते हैं। तो वे बच्चे की बेसिकली उन स्पेशल लॉज के ऊपर बेरेक्ट के ऊपर कमांड बन चुकी है। सो इट इज बेसिकली कि बच्चा जो है वो अच्छे से उस एग्जाम को हैंडल कर लेता है।
सर, तो जो बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो अभी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आप राय देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना गोल सेट करें, क्योंकि दिशाहीन आप अगर हैं, तो फिर आप गोल्स नहीं अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहले आपका गोल सिलेक्टेड होना चाहिए कि मुझे जुडिशरी में जाना है, मुझे एडीए में जाना है। और अगर आपके गोल एक बार सेट हो जाए, देन द सेकंड स्टेज इज कि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो भी आपका सिलेबस है उसको देखें। बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको सिलेबस ही नहीं पता होता क्या है। सिलेबस आइडेंटिफाई करने के बाद तीसरा स्टेप होता है कि आप उस एग्जाम का पैटर्न समझें, क्योंकि पैटर्न समझने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि इस स्टेट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं हिमाचल जुडिशरी के कंटेक्स्ट में कहूँ, तो हिमाचल का पेपर जैसे हमारा 60% अप्लाइड, 40% डायरेक्ट आता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे इस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन जो है वो करूं। फिर उसके बाद फिर अगली स्टेज आती है कि आप किसी मेंटर के पास जाना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए आप किससे गाइडेंस ले, तो वो फिर फोर्थ स्टेज है। सर, तो इसी के जुड़ा मेरा एक नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग लेना ज़रूरी है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि बिना कोचिंग के नहीं होता, लेकिन अगर आप बिना कोचिंग के कर रहे हैं तो आपकी गाइडेंस सही होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे इतना पैसा नहीं लगा पाते हैं, परिवार वालों के पास शायद उस तरह से वो सक्षम ना हो कि वो कोचिंग की फीस दें, क्योंकि बच्चा पहले लॉ करेगा, उसके बाद वो प्रैक्टिस करेगा, और प्रैक्टिस में भी अर्ली स्टेजेस पे कुछ नहीं बच्चों को आमदन होती है। तो सेल्फ स्टडी की जहां तक बात है, तो आपको गाइडेंस अगर मिल जाए तो फिर आप सेल्फ स्टडी से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। जब कोचिंग की बात आती है, तो कोचिंग आज के समय में जरूरी इसलिए हो चुकी है क्योंकि आपको राइट गाइडेंस, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजें एक कोचिंग की जिम्मेदारी हो जाती है। और इसीलिए जो कैंडिडेट्स कोचिंग कर लेते हैं, एक गाइडेंस उनको मिल जाती है, तो उनके लिए जो ये रास्ता है ये थोड़ा और आसान हो जाता है। तो मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करूंगा कि आपका गोल है, अब आपके पास एक रास्ता है जिसमें कठिनाइयां हैं, जिसमें कांटे हैं, जिसमें पत्थर है, और एक रास्ता वो है जो थोड़ा स्मूथ है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप कौन से रास्ते से चलना चाहते हैं। बिल्कुल। सर, तो जैसे आपने बताया, अ, जो बच्चे अभी नए-नए बिगिनर्स हैं, उनको पैटर्न नहीं पता होता या उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो उसके बारे में आप बताइए कि बच्चों को थोड़ी-सी डायरेक्शन मिल जाए। देखिए, पहली चीज जैसे मैंने अभी आपको शुरू ही बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सबसे पहले आप चेक, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स और एक सिलेबस, तो सबसे पहला काम कैंडिडेट का, अगर वो सोच रहा है कि मुझे जुडिशरी की तरफ जाना है, पहला काम है कि आज आप सिलेबस निकालें। आप जैसे हिमाचल की, आज मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं, तो हिमाचल के सिलेबस, जुडिशरी के सिलेबस में हमारे पास 21 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब उन 21 सब्जेक्ट्स में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि किस एरिया से क्या क्या चीजें जो है वो पूछी जाएंगी। कुछ हमारे जुडिशियल सेंसिटिविटी को लेके गाइडलाइंस हैं, और बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स हैं। तो आपने जब सिलेबस निकाल लिया, देन सी कि क्या मेरे पास वो सारे लॉज हैं कि नहीं, आपके पास बेयर एक्ट्स है कि नहीं, आपके पास मटेरियल है कि नहीं। तो सेकंड स्टेज है मटेरियल देखना। फिर तीसरा स्टेप है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को निकालें। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स, जैसे हम लोगों के पास बच्चे आते हैं तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, हमारी किताबें आती हैं प्लस लॉ अकेडमी की, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है वो प्रीवियस ईयर आपको मिल जाते हैं, अनसॉल्व भी मिलते हैं, सॉल्व भी मिलते हैं। तो वो पहली स्टेज है। तो उससे बच्चे को आइडिया हो जाता है कि अब मुझे आगे कैसे चलना है। उसके बाद आप डिसीजन ले कि क्या मैं खुद कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें डेफिनेटली टाइम टेकिंग है, आपको पेशेंस होल्ड करना है, लंबे समय की तैयारी है, कम से कम 1-1.25 साल लग जाता है तैयारी करने में। तो वो उसी तरीके से बच्चा जो है वो शुरू करेगा। सर, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी स्टूडेंट का आप शेयर करना चाहते हैं जो रिसेंटली आपने पहले एक्सपीरियंस किया हो, उसकी जर्नी को लेकर? मैं अभी जैसे हाल ही में 2025 में हमारे नवंबर के आसपास जो है जुडिशरी के रिजल्ट्स आए। तो जुडिशरी के रिजल्ट्स में हमारे बिलासपुर से ही हमारा जो एक स्टूडेंट है विशाल ठाकुर, तो उसका सिलेक्शन हुआ। सो विशाल ठाकुर, ये हमारे जितने भी श्रोता इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सुन रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी एक अच्छी बात होगी उनको ये समझना कि ये बच्चे कैसे तैयारी करते हैं। तो विशाल ठाकुर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वो बच्चा पहले यूपी में सिलेक्ट हुआ। यूपी में सिलेक्शन लेने के बाद वो उत्तराखंड में रैंक 1 निकाल के आया। उत्तराखंड में रैंक 1 निकालने के बाद वो हिमाचल अपनी स्टेट वापस आया रैंक 2 के साथ। तो वो जब एक कैंडिडेट अलग अलग स्टेट्स में एक पेपर निकाल सकता है, और एक मध्यम परिवार से वो बच्चा आ रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर ऐसे कैंडिडेट्स ये इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पहुंच सकते। तो ये, और जब ये बच्चे मुझे बताते हैं कि सर हमारा क्लियर हो गया, रैंक 2 हमारा आया है,
या एक हमारे हरियाणा से इस बार बच्ची का सिलेक्शन हुआ, उसके पिताजी एक सरकारी डिपार्टमेंट में एक पोस्ट पे हैं। तो अगर ऐसे लोगों के बच्चे निकल सकते हैं, तो अगर समृद्ध परिवार के बच्चे तैयारी करें, या इवन जो अंडर प्रिविलेज्ड भी है वो भी अगर तैयारी करने का सोचें और आप अपने दिमाग में एम्बिशन फिक्स करें, तो अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो ये अपने आप में सेंस ऑफ प्राइड हो जाती है हमारे लिए भी। हमारी रैंक 1 एकता गर्ग जिसने ऊना से वो बच्ची है, और उस बच्चे ने कंप्लीट एडीए का कोर्स हमारे पास किया, और सारी एक तैयारी जब हमने उसको करवाई, हर चीज उसको पता लग गई, सारे मटेरियल की उसने हमारे ऊपर रिलाय किया। और जब विश्वास आप मुझे लगता है गुरु पे कर लें, तो फिर चीजें जो है वो मुश्किल नहीं हो जाती हैं। तो वही मैं चीज कहूंगा कि एक बच्चों की मेहनत बहुत ज्यादा इसमें डेफिनेटली होती है, और हमारी तरफ से तो गाइडेंस जो हम देते हैं वही है। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। सर इसी के साथ हम आगे चलेंगे कि जो सक्सेस की आपने बात की, तो जो बच्चे सक्सेस हासिल कर लेते हैं इस एग्जाम में, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है उनकी सक्सेस में वो क्या है? पहला है डिटर्मिनेशन, दूसरा हार्डवर्क। ठीक है, क्योंकि अगर आप गोल की तरफ डिटर्मिन नहीं है तो आप डेविएटेड है। क्योंकि आजकल के समाज में इतनी ज्यादा डेविएशंस हैं, आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी डेविएशन तो आपकी जेब में, आपका मोबाइल। दूसरी चीज कि आप अगर हार्डवर्क नहीं करोगे, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, तो आपका रास्ता जो है वो मुश्किल रहेगा। और तीसरी चीज कि एक बार अगर आप फेलियर आप देख लें, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगली बार आप सक्सेस अचीव नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 6-6, 7-7 बार एग्जाम्स देने के बाद क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर वो लगे हुए हैं उस प्रिपरेशन में, तभी वो क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर वो छोड़ देंगे तो कैसे करेंगे। तो ये 3 चीजें, जो परसिवरेंस आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क आपका, और एक आपकी डिटर्मिनेशन आपके गोल के प्रति। सर सक्सेस की बात तो हमने कर ली, लेकिन आपको पता है इस फील्ड में जो आपकी फेलियर है, रिजेक्शन है, बहुत कॉमन है। तो उस फेलियर को बच्चे कैसे बेयर कर सकते हैं और कैसे हैंडल करें? देखिए, दुख मनाने से ना बहुत लंबे समय तक कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप ये दुख मना के बैठ जाएं कि जी मेरा पेपर नहीं हुआ, हाय तौबा मचा दें आप, है ना, और रोना शुरू कर दें, तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। तो अगर आपका इस बार नहीं हुआ, तो आप बस एक चीज सोचिए कि शायद मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी है, मैं अगली बार इसको ओवरकम करके अगली बार जरूर पहुंचूंगा। तो वही एक चीज है कि आपको शोक मनाने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। वो आप आधा घंटा शोक मनाइए, दैट इज मोर सफिशिएंट। उसके बाद आप अपनी तैयारी में दोबारा लगे। और बस एक चीज कि आपके दिमाग में जो आप डिटर्मिनेशन है, क्योंकि मैं अगर कहूं, क्योंकि मैं जुडिशियल सर्विसेज के बच्चों की तैयारी करवाता हूं, तो जुडिशरी में आपको न्याय की कुर्सी पे बैठना। और न्याय की कुर्सी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो एक जॉब है। जुडिशरी इज नॉट अ जॉब, इट इज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप अगर रोज के रेट सपोज आप 50 केस भी देख रहे हैं, तो आप लगभग 50 केसों में 2 लोग होंगे। तो 100 लोगों के साथ आप जो डिसीजन देंगे, जो आप जजमेंट देंगे, वो 100 लोगों को डायरेक्टली प्रभावित करेगा, और उन 100 लोगों के परिवार भी होंगे। तो एक जज बनना तभी संभव है जब आप उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए आप कॉम्पिटेंट हैं। तो जब तक आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, भगवान आपको वो कुर्सी नहीं देगा। सर तो आपकी बात से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि एज अ मेंटर आपके लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि स्टूडेंट्स की जो कमिटमेंट्स हैं, उन कमिटमेंट्स को हम पूरा करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो वही मुझे लगता है कि हमारी सेटिस्फैक्शन। सर एक रैपिड फायर के साथ हम स्टार्ट करेंगे कि आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? बिगेस्ट स्ट्रेंथ बच्चों का विश्वास। और आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन? सबसे बड़ी मोटिवेशन है बच्चों के रिजल्ट्स। जुडिशरी प्रिपरेशन को एक वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन। एक मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहें? डू योर हार्ड वर्क, अचीव योर गोल। अगले 5 साल में आपका क्या गोल है सर? अगले 5 साल में हमारा गोल यही है कि हम देश को और प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा एक प्रूडेंट ऑफिसर्स जो हैं वो हम दें, और इसी गोल के साथ हम लोग काम करें। सर तो कंक्लूड करने की तरफ मैं आऊंगी इसके साथ कि जब आपको कोई बच्चा बताता है कि मैं जज बन गया, तो उस टाइम पे जो आपका एक प्राउड मूवमेंट होता होगा, उसके बारे में आपका क्या फीलिंग आती होगी उस टाइम पे? देखिए, मैं श्रुति इसमें 2 चीजें मानता हूँ। सबसे पहली खुशी बच्चे की होती है, क्योंकि बच्चा जब फोन करता है तो वो रो रहा होता है। दूसरी खुशी उसके परिवार की होती है, उसके माता पिता की होती है। और उसके बाद तीसरा जो इंसान सबसे खुश होता है वो उसका गुरु होता है।
तो जब बच्चे का रिजल्ट आता है, तो क्योंकि जब ये पूरा प्रोसेस एग्जाम्स के चल रहे होते हैं, तो हम बच्चों के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम ही बच्चे को बताते हैं कि आपका हो गया, क्योंकि उस टाइम पे वेबसाइट्स जो है वो कहीं ना कहीं रश के कारण से खुल भी नहीं रही होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, ऐसा रिजल्ट आ गया, मेरा हुआ नहीं हुआ। तो हम सबसे पहले तो हम ही कभी कभी बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं, और बच्चा खुशी से झूम उठता है। और वही चीज हमें लगता है कि जो एक खुशी हम लोगों को मिलती है, वो बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच श्रुति, और मैं न्यूज रेडार का दोबारा से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, या जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो इन एग्जाम्स की तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनको डेफिनेटली इस पॉडकास्ट से कुछ एक अच्छी चीजें जो है वो आज मिली हूँ। धन्यवाद। ठीक है।